गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो क्लास में मैं पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन ने MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या 100 उद्देश्य प्रबंध के टॉपिक पर चर्चा की थी और ये जानने का प्रयास किया था कि उद्देश्य क्या होते हैं और उद्देश्यों की क्या विशेषताएं होती हैं। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उद्देश्यों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो जहाँ तक उद्देश्यों के वर्गीकरण का सवाल है, वर्गीकरण के 5 प्रमुख आधार हैं। पहला है उद्देश्य के महत्व के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है उद्देश्यों के अनुक्रम या स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है समयावधि के आधार पर वर्गीकरण। चौथा है प्रकटीकरण के आधार पर वर्गीकरण। और पांचवा और अंतिम है क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। तो उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है इन 5 आधारों पर किया जा सकता है। अब इन्हीं सभी की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उद्देश्यों के महत्व के आधार पर, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों के महत्व के आधार पर प्रोफेसर RC डेविस ने इन्हें 3 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा है गौण या सहायक उद्देश्य और तीसरा है सामाजिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हैं तो वो पहला है। प्राथमिक उद्देश्य का मतलब है कि संस्था के ये आधारभूत उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए कोई संस्था की स्थापना की जाती है। मतलब प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य वे उद्देश्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए किसी संस्था की स्थापना की जाती है। ये उद्देश्य संस्था के लाभ, संस्था के विकास, ग्राहक सेवा तथा संस्था को चिरायु रखने से संबंधित हो सकते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति से संस्था के जो विभिन्न हितधारी हैं, जैसे अंशधारी, ग्राहक आदि के हितों को संतुष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उचित मूल्य पर एवं लाभ पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण कर ग्राहक को संतुष्ट करना किसी भी व्यावसायिक संस्था का प्राथमिक उद्देश्य हो सकता है। तो प्राथमिक उद्देश्य कुल मिलाकर वे उद्देश्य हैं जिनकी की प्राप्ति के लिए किसी संस्था की स्थापना की जाती है। ये उद्देश्य किससे संबंधित हो सकते हैं? ये उद्देश्य संस्था के लाभों से संबंधित हो सकते हैं, संस्था के विकास से संबंधित हो सकते हैं, ग्राहक सेवा से संबंधित हो सकते हैं तथा संस्था को चिरायु रखने से संबंधित हो सकते हैं। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति से संस्था के विभिन्न जो हितधारी हैं, जैसे अंशधारी, ग्राहक आदि के हितों को संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये होते हैं संस्था के प्राथमिक उद्देश्य। दूसरा है प्राथमिक के साथ साथ गौण या सहायक उद्देश्य। अब गौण या सहायक उद्देश्य को हम कहते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। गौण या सहायक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो संस्था के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। मतलब जो संस्था के प्राथमिक उद्देश्य तय किए जाते हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति में जो सहायता करते हैं उन्हें सहायक या गौण उद्देश्य के नाम से जानते हैं। ऐसे उद्देश्य कर्मचारियों के कल्याण, उत्पाद एवं सेवा की किस्मों में सुधार, उत्पाद विविधीकरण, नव प्रवर्तन इत्यादि से संबंधित होते हैं। इन उद्देश्यों का निर्धारण संस्था के प्राथमिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब जो गौण उद्देश्य हैं या जो सहायक उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों का निर्धारण संस्था के प्राथमिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। तो ये हुए संस्था के प्राथमिक उद्देश्य और संस्था के गौण उद्देश्य। तीसरा है संस्था के सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य समाज और स्थानीय समुदाय के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। मतलब सामाजिक उद्देश्य क्यों निर्धारित किए जाते हैं? समाज या स्थानीय समुदाय के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। और जैसा कि हम सब अच्छी तरह जानते हैं, भली बात जानते हैं कि कोई भी व्यवसायी अपना व्यवसाय
अकेले में रहकर नहीं करता, आइसोलेशन में रहकर नहीं करता। वो समाज के मध्य रहता है, समाज के संसाधनों का प्रयोग करता है। फलतः व्यवसाय के समाज के प्रति भी कुछ दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब ये है कि जो व्यवसायी है वो समाज के भीतर रहकर व्यवसाय करता है और समाज के साधनों का उपयोग कर कर व्यवसाय करता है। तो नेचुरली व्यवसायी के समाज के प्रति भी कुछ दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं दायित्वों की पूर्ति के लिए व्यवसायी प्रत्येक संस्था अपने कुछ सामाजिक दायित्व निर्धारित करती है। जब व्यवसाय के सामाजिक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हीं दायित्वों को पूरा करने के लिए संस्था अपने उद्देश्य तय करती है। ये उद्देश्य संस्था तथा उसके प्रबंधकों को समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखते हैं। जो भी ये सामाजिक उद्देश्य तय किए जाते हैं, वे जो उद्देश्य होते हैं वो संस्था तथा उसके प्रबंधकों को समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखते हैं। इन्हीं से संस्था की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और संस्था की प्रतिभा निखरती है। तो ये 3 उद्देश्य मैंने आपको बताए, जो कि हैं प्राथमिक उद्देश्य, गौण या सहायक उद्देश्य और तीसरा सामाजिक उद्देश्य। तो पहला वर्गीकरण समाप्त हुआ उद्देश्यों के महत्व के आधार पर। तो उद्देश्यों के महत्व के आधार पर हमने 3 वर्गीकरण देखे, प्राथमिक उद्देश्य, गौण या सहायक उद्देश्य और तीसरा है सामाजिक उद्देश्य। अब नेक्स्ट है उद्देश्यों के अनुक्रम या स्तरों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की और लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों के अनुक्रम या स्तरों के आधार पर उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा उच्च स्तरीय या निगमीय उद्देश्य पहला, दूसरा मंडलीय उद्देश्य, तीसरा विभागीय उद्देश्य, चौथा उप विभागीय उद्देश्य और पांचवा कर्मचारी उद्देश्य। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो उद्देश्यों के अनुक्रम या स्तरों के आधार पर पहला आता है उच्च स्तरीय या निगमीय उद्देश्य, टॉप लेवल और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। उच्च स्तरीय या निगमीय उद्देश्य संपूर्ण संस्था के उद्देश्य होते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए संस्था के सभी सदस्य प्रयत्न करते हैं। मतलब उच्च स्तरीय या निगमीय उद्देश्य नाम से स्पष्ट है, ये वे उद्देश्य हैं जो कि संपूर्ण संस्था के उद्देश्य हैं और जिनकी प्राप्ति के लिए या जिनकी पूर्ति के लिए संस्था के सभी सदस्य प्रयत्न करते हैं या प्रयासरत रहते हैं। ये उद्देश्य कैसे होते हैं? ये उद्देश्य दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन उद्देश्यों में क्या प्रमुख हैं? इन उद्देश्यों में लाभ कमाना, अस्तित्व बनाए रखना, बाजार में संस्था की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करना, सामाजिक दायित्वों को पूरा करना आदि प्रमुख हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उच्च स्तरीय या निगमीय उद्देश्य संस्था के आधारभूत उद्देश्य हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनसे संस्था के सभी हितधारियों के हितों की संतुष्टि करने का प्रयास किया जाता है। तो ये पहला हुआ संस्था के उच्च स्तरीय या निगमीय उद्देश्य। दूसरा है मंडलीय उद्देश्य या डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स। मंडलीय उद्देश्यों से तात्पर्य उन उद्देश्यों से है जो संस्था के मंडल स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं। मतलब जो डिविजनल लेवल पर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, मंडल स्तर पर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें मंडलीय उद्देश्य कहते हैं। और ये उद्देश्य वस्तुतः मंडलीय उद्देश्य वस्तुतः क्या है? प्रबंधकों के या मध्यवर्गीय प्रबंधकों के उद्देश्य होते हैं। मतलब जो मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट कैडर है उनके लिए ये मंडलीय उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की सहायता से ही निगमीय उद्देश्यों या उच्च स्तरीय उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो पाती है। मतलब इन मंडलीय उद्देश्यों की सहायता से ही हम उच्च स्तरीय या निगम स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इन उद्देश्यों का निर्धारण निगमीय उद्देश्यों की सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। मतलब जो निगमीय उद्देश्य हैं उनकी सीमाओं को ध्यान में रखकर ही मंडलीय उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फलतः ये उद्देश्य निगमीय उद्देश्यों के पूरक भी कहे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव्स कहे जा सकते हैं। तो ये कहलाते हैं मंडलीय ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा है विभागीय उद्देश्य, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम सब जानते हैं कि प्रत्येक संस्था में अनेक क्रियात्मक विभाग होते हैं, अनेक फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे उत्पादन, प्रोडक्शन, विपणन, मार्केटिंग, सेवी वर्गीय, पर्सोनेल एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास विभाग। तो प्रत्येक संस्था में अनेक प्रकार के क्रियात्मक विभाग होते हैं।
अतः संस्था के क्रियात्मक विभागों के उद्देश्यों को विभागीय उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक विभाग अपने कार्यक्षेत्र एवं कार्य की प्रकृति के अनुरूप, प्रत्येक विभाग क्या करता है, अपने कार्यक्षेत्र जो उनका स्कोप है या कार्य की प्रकृति के अनुरूप ही अपने उद्देश्यों को निर्धारित करता है। प्रत्येक विभाग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करके ही मंडलीय उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। जब विभाग अपने उद्देश्य तय करता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है तो मंडलीय उद्देश्यों की प्राप्ति में वो योगदान देता है। चौथा है उप विभागीय या अनुभागीय उद्देश्य, सब डिपार्टमेंटल और सेक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब प्रत्येक विभाग में अनेक उप विभाग भी हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बात की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब इन डिपार्टमेंट्स के अपने उप विभाग भी हो सकते हैं। अतः प्रत्येक उप विभाग या अनुभाग द्वारा भी अपने उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जो सब डिपार्टमेंट है वो भी अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं। प्रत्येक विभाग या अनुभाग के उद्देश्य वे विशिष्ट लक्ष्य हैं जिन्हें पूरा करके ही संबंधित विभाग के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कहलाते हैं उप विभागीय या अनुभागीय उद्देश्य। और पांचवा और अंतिम है कर्मचारी उद्देश्य या लक्ष्य, एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। अब प्रत्येक अनुभाग में अनेक कर्मचारीगण हो सकते हैं। अतः प्रत्येक अनुभाग के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो प्रत्येक अनुभाग में हम देखते हैं डिपार्टमेंट में बहुत से कर्मचारी होते हैं और प्रत्येक डिपार्टमेंट या अनुभाग के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और ये लक्ष्य स्पष्ट एवं परिमाणात्मक रूप में होते हैं जिन्हें संबंधित कर्मचारी को एक निर्धारित अवधि में पूरा करने पड़ते हैं। मतलब जो कर्मचारियों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वे लक्ष्य जो होते हैं वो परिमाणात्मक या स्पष्ट प्रकार के लक्ष्य होते हैं जिनको आसानी से मापा जा सकता है। और कर्मचारी के लक्ष्य या उद्देश्य वस्तुतः कार्य माप स्टैंडर्ड के रूप में ही होते हैं जिनके अनुरूप ही प्रत्येक कर्मचारी को अपना कार्य पूरा करना पड़ता है। प्रत्येक अनुभाग के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा करने से ही संस्था के निगमीय उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि जब संस्था का प्रत्येक कर्मचारी अपने स्वयं के उद्देश्यों को पूरा करता है तो उससे संस्था के निगमीय उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो ये दूसरा प्रकार खत्म हुआ जो कि उद्देश्यों के अनुक्रम या स्तरों, हायरार्की और लेवल्स के आधार पर था, जिसमें सबसे पहले उच्च स्तरीय निगमीय उद्देश्य आते हैं, सेकंड मंडलीय उद्देश्य, फिर विभागीय उद्देश्य, फिर उप विभागीय या अनुभागीय उद्देश्य और अंतिम है कर्मचारी उद्देश्य या लक्ष्य। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है समय अवधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। उद्देश्यों की प्राप्ति की समय अवधि के आधार पर उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब 3 भाग क्या हुए, पहला हुआ अल्पकालीन उद्देश्य, दूसरा मध्यमकालीन उद्देश्य और तीसरा है दीर्घकालीन उद्देश्य। अब पहला हम देखते हैं कि अल्पकालीन उद्देश्य क्या होते हैं। अल्पकालीन उद्देश्य वे हैं जिन्हें 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना होता है। ये उद्देश्य सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर या एक कैलेंडर वर्ष तक की अवधि के लिए निर्धारित किए जाते हैं। मतलब ये जो अवधि है 1 वर्ष की, ये एक फाइनेंशियल ईयर भी हो सकती है या कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः जो अल्पकालिक उद्देश्य होते हैं, अल्पकालीन उद्देश्य सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के होते हैं। उदाहरण के लिए एक संस्था यह निर्धारित करती है कि वो चालू वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक विक्रय करेगी। अगर वो यह निर्धारित करती है तो ये एक अल्पकालीन लक्ष्य माना जाएगा। अल्पकालीन उद्देश्य दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, 6 माही अवधि के हो सकते हैं। तो ये हुए अल्पकालीन उद्देश्य जो कि सामान्यतः 1 वर्ष तक की अवधि के लिए ही माने जाते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती उद्देश्य। मध्यवर्ती उद्देश्य वे हैं जिन्हें 1 से 5 वर्ष की अवधि में पूरा करना पड़ता है। मतलब ऐसे उद्देश्य जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए निर्धारित किए जाते हैं लेकिन जिनकी अधिकतम सीमा 5 वर्ष होती है, उन्हें मध्यवर्ती उद्देश्यों के नाम से या इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। तीसरा है दीर्घकालीन उद्देश्य, लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव।
दीर्घकालीन उद्देश्य वे हैं जो कि 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए तय किए जाते हैं। कई बार इन उद्देश्यों की प्राप्ति में तो 15 से 20 वर्ष भी लग जाते हैं। मतलब ऐसे उद्देश्य जिनका कि पूरा होना 5 वर्ष की अवधि के पश्चात ही होता है, उन्हें हम दीर्घकालीन उद्देश्य कहते हैं, जो 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए तय किए जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति में 15 से 20 वर्ष भी लग सकते हैं। उदाहरण के लिए एक संस्था अगले 10 सालों में ये तय करती है कि वो 75% बाजार क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेगी, तो यह दीर्घकालीन लक्ष्य है, क्योंकि संस्था ने अगले 10 सालों में टोटल मार्केट में अपना 75% शेयर पर कब्जा करने का मन बना लिया है। तो ये कहलाते हैं दीर्घकालीन उद्देश्य। तो समय अवधि के आधार पर उद्देश्य 3 प्रकार के हैं। अल्पकालीन उद्देश्य जो सामान्यतः 1 वर्ष तक की अवधि के हैं, मध्यमकालीन उद्देश्य जो सामान्यतः 1 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होते हैं, और तीसरा दीर्घकालीन उद्देश्य जो सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बनाए जाते हैं। चौथा है प्रकटीकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर या प्रकटीकरण के आधार पर हम उद्देश्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है परिमाणात्मक या गुणात्मक उद्देश्य, दूसरा है घोषित एवं अघोषित उद्देश्य, और तीसरा है वित्तीय एवं व्यूहरचनात्मक उद्देश्य। परिमाणात्मक या गुणात्मक उद्देश्य, क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स। परिमाणात्मक जैसा नाम से ही स्पष्ट है, परिमाणात्मक उद्देश्य वे हैं जिन्हें अंकों की भाषा में प्रकट किया जाता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ फिगर उनको एक्सप्रेस किया जाता है, उसे हम परिमाणात्मक उद्देश्य कहते हैं। ऐसे उद्देश्यों का मापन, मूल्यांकन, सत्यापन तीनों बहुत आसान होता है। मतलब जो परिमाणात्मक रूप में उद्देश्य तय किए जाते हैं उनको उनका मापन करना, उनका मूल्यांकन करना और उनका सत्यापन करना आसान होता है, इसीलिए इन्हें सत्यापन योग्य उद्देश्य भी कहते हैं, वेरीफिएबल उद्देश्य भी कहते हैं। अब गुणात्मक या सत्यापन अयोग्य उद्देश्य वे हैं जिन्हें अंकों की भाषा में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शाब्दिक रूप से ही प्रकट किया जाता है तथा मानसिक आधार पर ही समझा जा सकता है। मतलब ये वे उद्देश्य हैं गुणात्मक जिन्हें हम अंकों में प्रकट नहीं करते, शाब्दिक रूप में प्रकट करते हैं तथा मानसिक आधार पर ही इनको समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई संस्था उचित लाभ कमाने का लक्ष्य निर्धारित करती है, यह उद्देश्य गुणात्मक है जिसका निश्चित अवधि के बाद भी सत्यापन नहीं किया जा सकता है। तो उद्देश्य प्रकटीकरण के आधार पर 2 प्रकार के हुए, परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक। दूसरा प्रकार है घोषित एवं वास्तविक उद्देश्य, स्टेटेड और रियल ऑब्जेक्टिव्स। अब घोषित एवं वास्तविक उद्देश्य क्या होते हैं? घोषित उद्देश्य वे हैं जिन्हें एक संस्था औपचारिक या अधिकृत रूप से प्रकट करती है। घोषित मतलब नाम से स्पष्ट है कि एक संस्था जिनकी घोषणा कर देती है, स्पष्ट रूप से, औपचारिक रूप से, अधिकृत रूप से उनको प्रकट कर देती है। संस्था जनता को इन्हीं उद्देश्यों को बताना चाहती है, विश्वास भी दिलाना चाहती है। ऐसे उद्देश्य संस्था के घोषणा पत्र में, वार्षिक प्रतिवेदन में या संस्था के प्रबंधकों को सार्वजनिक कथनों में लिखे, कहे या दोहराए जाते रहते हैं। मतलब ऐसे उद्देश्य कहाँ पर मिलते हैं? ऐसे उद्देश्य संस्था का जो घोषणा पत्र होता है, चार्टर होता है उसमें, या संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन जो उनकी एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें देखने को मिल सकते हैं, तथा संस्था के प्रबंधकों को सार्वजनिक कथनों में लिखे, कहे या दोहराए जाते रहते हैं। ऐसे उद्देश्य जो होते हैं वास्तव में जन आकांक्षाओं से प्रेरित और प्रभावित होते हैं। मतलब जो घोषित उद्देश्य हैं वो जन आकांक्षाओं से प्रेरित और प्रभावित होते हैं। ऐसे उद्देश्य धर्म संगत होते हैं, न्याय संगत होते हैं, अहंकार युक्त होते हैं एवं आडंबर युक्त होते हैं। ऐसे उद्देश्यों का निर्धारण प्रायः जनता तथा समाज में संस्था की सम्मानजनक स्थिति या छवि का निर्माण करने के लिए किया जाता है। ऐसे उद्देश्य सामान्यतः लचर भाषा में होते हैं, मतलब इनकी जो भाषा है लचर होती है ताकि संस्था उनका अपनी सुविधा से अर्थ निकाल सके। मतलब इनकी जो भाषा शैली होती है वो इस प्रकार की होती है
कि संस्था जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उनका अर्थ निकाल ले। ऐसा करने के पीछे कारण ये भी होता है कि संस्था इन उद्देश्यों को पूरा करने का इरादा ही नहीं रखती है। इनकी भाषा को लचर के रखा जाता है ताकि अपने हिसाब से उद्देश्यों को मोल्ड किया जा सके, और इन उद्देश्यों को निर्धारित करने का उद्देश्य भी ये होता है कि इनको प्राप्ति करना नहीं चाहती है कोई भी संस्था। दूसरा है वास्तविक उद्देश्य या रियल ऑब्जेक्टिव्स। अब रियल ऑब्जेक्टिव्स या वास्तविक उद्देश्य वे होते हैं जो संस्था या जिन्हें संस्था वास्तव में क्रियान्वित करती है। मतलब रियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जिन्हें संस्था वास्तव में क्रियान्वित करने का कार्य करती है। ऐसे उद्देश्य प्रायः लिखे नहीं जाते या कहे नहीं जाते, बल्कि उस संस्था के प्रबंधकों एवं सदस्यों के क्रियाकलापों, निर्णयों या संसाधनों के उपयोग आदि से प्रकट होते हैं। मतलब ऐसे उद्देश्य जो होते हैं रियल उद्देश्य, वो कोई लिखे नहीं जाते, कहे नहीं जाते, लेकिन वो संस्था के जो सदस्य हैं उनके क्रियाकलापों में दिख जाते हैं, उनके निर्णयों में दिख जाते हैं और संसाधनों के उपयोग से अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ऐसे उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, लचर नहीं होते हम, वो क्रियान्वित करने योग्य होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। रियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। इन्हीं के आधार पर संस्था की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब संस्था को सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसका मूल्यांकन इन्हीं के आधार पर किया जाता है। ऐसे उद्देश्य प्रायः प्रकटीकृत या घोषित उद्देश्यों से विरोधाभासी होते हैं। मतलब प्रकटीकरण जो उद्देश्य होते हैं वो तो आडंबर युक्त, अहंकारी युक्त होते हैं, ये इसके एकदम विपरीत होते हैं। और अंतिम है प्रकटीकरण के आधार पर वित्तीय या व्यूहरचनात्मक उद्देश्य, वित्तीय या फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। वित्तीय उद्देश्य संस्था के वित्तीय परिणामों से संबंधित होते हैं। मतलब वित्तीय उद्देश्य क्या है? संस्था के वित्तीय परिणामों से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं। उदाहरण के लिए एक निश्चित राशि का लाभ कमाना, परसेंटेज लाभ की एक क्या होगी, निश्चित राशि का विक्रय करना या निश्चित दर से पूंजी या कुल संसाधनों पर प्रतिफल अर्जित करना आदि उद्देश्य वित्तीय रूप से प्रकटीकरण किए जाते हैं। व्यूह रचनात्मक के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं। व्यूह रचनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं। ऐसे उद्देश्य संस्था के अस्तित्व को बनाए रखने, उनका विकास करने, प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने, बाजार में अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करने, ख्याति बनाए रखने से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अधिक बड़े बाजार एवं क्षेत्र पर नियंत्रण करना, ग्राहकों एवं समाज में संस्था की छवि को बेहतर बनाना, संस्था को बाजार में अग्रणी मार्केट लीडर के रूप में प्रतिष्ठित करना आदि सभी व्यूहरचनात्मक उद्देश्य होते हैं जो अल्पकाल में नहीं बल्कि दीर्घकाल में पूरे किए जाते हैं। तो प्रकटीकरण के आधार पर हमने उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा, जिनमें पहला था परिमाणात्मक एवं गुणात्मक उद्देश्य, दूसरा था घोषित एवं अघोषित उद्देश्य और तीसरा है वित्तीय एवं व्यूह रचनात्मक उद्देश्य। अब अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप या क्षेत्र के आधार पर। अब उद्देश्यों को क्षेत्र के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आंतरिक उद्देश्य और दूसरा है बाहरी उद्देश्य। अब आंतरिक या इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम देख लें। आंतरिक उद्देश्य वे हैं जो संस्था की सफलता तथा संस्था के कर्मचारियों को संतुष्टि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब आंतरिक उद्देश्य क्या है? ये वे उद्देश्य हैं जो कि संस्था की सफलता तथा संस्था के कर्मचारियों की संतुष्टि को, संस्था की सफलता को और संस्था के कर्मचारियों की संतुष्टि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इन उद्देश्यों में संस्था का विक्रय, संस्था की लाभदेयता, उत्पाद विकास एवं विविधीकरण, संस्था की बाजार की स्थिति, कर्मचारी संतुष्टि आदि को बनाए रखने तथा सुदृढ़ करने संबंधित उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। मतलब आंतरिक उद्देश्यों में क्या क्या सम्मिलित है? आंतरिक उद्देश्यों में संस्था का विक्रय, लाभदेयता, उत्पाद विकास एवं विविधीकरण, संस्था की बाजार की स्थिति, कर्मचारी संतुष्टि आदि को बनाए रखने तथा सुदृढ़ करने से संबंधित उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। आंतरिक उद्देश्य संस्था के सभी स्तर के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों से संबंधित होते हैं। मतलब आंतरिक उद्देश्य जो है वो संस्था के सभी स्तर के प्रबंधकों या कर्मचारियों से संबंधित होते हैं, चाहे वो हायर लेवल के प्रबंधक या कर्मचारी हो या लोअर लेवल के या मिडिल लेवल के।
ये उद्देश्य अंशधारियों, स्वामियों तथा कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करते हैं। आंतरिक उद्देश्य जो होते हैं संस्था के, वह संस्था के जो अंशधारी हैं, स्वामी हैं या कर्मचारी हैं, उनके हितों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। और अंतिम है बाहरी उद्देश्य या एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स। बाहरी उद्देश्य संस्था के बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं। बाहरी उद्देश्य क्या है? जो संस्था के बाहरी वातावरण, संस्था का एक आंतरिक वातावरण होता है, एक संस्था का बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण में अंशधारी और कर्मचारी वगैरह आते हैं, तो बाहरी वातावरण जो होता है इसमें उपभोक्ता, स्थानीय समुदाय, सरकार इत्यादि आते हैं। तो उपभोक्ताओं, स्थानीय समुदाय, सरकार आदि के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाता है बाहरी उद्देश्यों के अंतर्गत। इसलिए ऐसे उद्देश्य सेवा उद्देश्यों की श्रेणी में आते हैं। मतलब बाहरी उद्देश्य जो होते हैं वो सेवा उद्देश्यों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे उद्देश्यों को अपनाने वाली संस्था को सामाजिक रूप से संवेदनशील, सोशली रिस्पॉन्सिव कहा जाता है। ऐसे उद्देश्यों द्वारा संस्था उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि पर विशेष ध्यान देती है। तो ये अपन ने आज उद्देश्यों का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि उद्देश्य का क्लासिफिकेशन क्या है। तो समराइज में आपको कर दूं कि उद्देश्यों को हमने क्लासीफाई या वर्गीकृत किया 5 आधार पर। उद्देश्यों के महत्व के आधार पर, उद्देश्यों के अनुक्रम या स्तरों के आधार पर, समयावधि के आधार पर, प्रकटीकरण के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। तो पिछली वीडियो क्लास में अपन ने उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी कि उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्यों की विशेषताएं क्या होती हैं। और इस क्लास में अपन ने उद्देश्यों का वर्गीकरण को जाना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को जाना कि उद्देश्यों के क्लासिफिकेशन के 5 प्रमुख आधार कौन से हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो क्लास में जो भी पढ़ाया गया समझ में आ गया होगा। और किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो, आपके पास मेरे नंबर हैं, आप कभी भी मुझे फ़ोन करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। यथासंभव आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। यही बात कहकर अपनी वाणी को आज मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।